नमस्कार सभी को। मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। और आज हम लोग यूपीटीईटी के सिलेबस में जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है उसकी शुरुआत करेंगे। और इसमें सबसे पहले आपके सिलेबस में है भारत की नदियाँ, उसके बाद है पर्वत, फिर है पठार, फिर है वन और यातायात। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है यूपीटीईटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आज भारत की नदियों से। तो आज का हमारा टॉपिक होगा रिवर्स ऑफ इंडिया, अर्थात भारत की नदियां। आज हम बात करेंगे भारत की नदियों की। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा कि नदी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नदी क्या होती है। नदी की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नदी की। नदी क्या होती है? नदी की अगर हम बात करें तो आप यह कह सकते हैं बहते हुए जल की प्राकृतिक धारा को ही क्या कहा जाता है? नदी कहा जाता है। ठीक है बेटा, बहते हुए जल की प्राकृतिक धारा, बहते हुए जल की प्राकृतिक धारा क्या कहलाती है बेटा? नदी कहलाती है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं जब नदी और इसकी सहायक नदियां आपस में मिल जाती हैं तो एक तंत्र का निर्माण होता है और उसी तंत्र को कहा जाता है नदी तंत्र। क्या कहा जाता है बेटा? नदी तंत्र। तो अगर हम नदी तंत्र की बात करें, नदी तंत्र की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा, नदी और उसकी सहायक नदियों से मिलकर, सहायक नदियों से मिलकर क्या होता है बेटा? तो आप कहेंगे नदी तंत्र का निर्माण होता है। नदी तंत्र का निर्माण कैसे होता है? जब एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों का जो पैटर्न होता है, फ्लोइंग पैटर्न होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नदी तंत्र। ठीक है बेटा, आगे अगर हम बात करें तो एक शब्द और आता है, उसको भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इसमें आता है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र की अगर हम बात करें तो अपवाह तंत्र क्या होता है, इसको ध्यान से समझेंगे। अपवाह तंत्र का मतलब होता है बेटा, जब विभिन्न प्रकार की नदियां जिस प्रक्रिया के द्वारा बहते हैं तो उसी पैटर्न को क्या कहा जाता है? अपवाह तंत्र कहा जाता है। अर्थात फ्लोइंग पैटर्न ऑफ रिवर्स इज नोन एज ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, तो आप यह कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की नदियों एवं उनकी सहायक नदियों के बहाव की प्रक्रिया, सहायक नदियों के बहाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपवाह तंत्र कहलाती है। तो तीन पैटर्न हमने आपको बताए, तीन चीजें आपको बताई। सबसे पहले बताया नदी क्या होती है, तो आप कहेंगे बहते हुए जल की प्राकृतिक धारा ही क्या कहलाती है? नदी कहलाती है। नदी तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो नदी और उसकी सहायक नदियां आपस में मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती हैं जिसे नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है। अगला है बेटा अपवाह तंत्र। तो विभिन्न प्रकार की नदियों और उनकी सहायक नदियों के बहाव की जो प्रक्रिया होती है, फ्लोइंग पैटर्न होता है, उसी फ्लोइंग पैटर्न को हम किसके नाम से जानते हैं? उसी को हम जानते हैं बेटा अपवाह तंत्र के नाम से। इसी को कहा जाता है
फ्लोइंग पैटर्न ऑफ रिवर्स इज नोन एज ड्रेनेज पैटर्न। इसी को ड्रेनेज पैटर्न के नाम से जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत की नदियों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। अगर हम बात करें भारत की, ठीक है, किसकी बात करेंगे? भारत की नदियों की। तो भारत की अगर नदियों की अगर हम बात करें बेटा, तो भारत की नदियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। एक को बोलते हैं बेटा हिमालयी नदियां। क्या बोलते हैं? हिमालयी नदियां। हिमालयी नदियां। और दूसरे को बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। क्या बोलते हैं बेटा? प्रायद्वीपीय नदियां। तो हमने क्या किया बेटा, भारत की नदियों के बारे में हमें पढ़ना है। तो हमने भारत की नदियों को दो मुख्य भागों में डिवाइड कर लिया, ठीक है। एक को कहा हमने हिमालयी नदियां और दूसरे को कहा प्रायद्वीपीय नदियां। अगर हिमालयी नदियों की बात करें बेटा, तो इनका जो उद्गम स्थल होता है, इनका उद्गम स्रोत होता है, वो ग्लेशियर्स माने जाते हैं। हिमालयी नदियों की अगर हम बात करें तो इनका उद्गम स्रोत अगर देखेंगे हम, उद्गम स्रोत की अगर हम बात करें तो हिमालयी नदियों का जो उद्गम स्रोत है वो ग्लेशियर से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है बेटा? ग्लेशियर, अर्थात बर्फ के पहाड़ों से यह नदियां निकलती हैं। हिमालयी नदियों की अगर हम बात करें तो यह बर्फ के पहाड़ों से निकलती हैं, ठीक है भाई। इतनी चीज समझ में आई या नहीं आई? आगे अगर हम बात करें, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो इनका जो उद्गम स्रोत होता है, उद्गम स्रोत की अगर बात करें तो ये होती है बेटा, इनका उद्गम स्रोत होता है वर्षा का जल। वर्षा का जल अर्थात रेनफॉल वाटर जो होता है वो आपका होता है प्रायद्वीपीय नदियों का स्रोत, ठीक है। आगे अगर हम बात करें हिमालयी नदियों की, तो आप सभी जानते हैं जब यह हिमालय के बर्फीले पहाड़ों से निकलेंगी तो वर्ष भर इनमें पानी बना रहता है, अर्थात इन नदियों को कहा जाता है सदा नीर नदियां। सदा नीर नदियां। हिमालयी नदियों को क्या कहा जाता है? सदा नीर नदियां कहा जाता है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का सोर्स क्या था बेटा? उद्गम स्रोत हमने बताया था आपको वर्षा का जल। और वर्षा हमारे यहाँ कैसी होती है? मौसम पर डिपेंड करती है, इसलिए प्रायद्वीपीय नदियों को हम कह सकते हैं ये नदियां बेटा कैसी होती हैं? तो आप कहेंगे सर ये होती हैं मौसमी नदियां। कैसी नदियां होती हैं? मौसमी नदियां होती हैं, ठीक है। तो हिमालयी नदियों की अगर बात करें सदा नीर होती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो ये होती हैं आपकी मौसमी नदियां होती हैं, सीजनल रिवर्स होती हैं। अगर हम इनके बहाव की बात करें तो जो बर्फीले पहाड़ों से नीचे उतरेगी उसका बहाव होगा तीव्र, जबकि जो मौसमी नदियां हैं इनका स्रोत क्या है? वर्षा का जल, तो इनका बहाव होगा मंद। तो अगर हम बात करें बहाव की, इन नदियों की बहाव की, तो जो हिमालयी नदियां हैं इनका बहाव होता है बेटा तीव्र, और बहाव तीव्र होने के कारण यह निर्माण करती हैं किसका? तो आप कहेंगे सर जी यह निर्माण करती हैं डेल्टा का। डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। जबकि अगर हम प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो इनका जो बहाव होता है मंद, इसलिए ये डेल्टा तो बनाती हैं लेकिन डेल्टा का निर्माण कम करती हैं। डेल्टा का निर्माण कम करती है। सबसे पहले आपने देखा कि भारत की नदियों को हमने दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपको बताया कि एक हिमालयी नदियों को हमें पढ़ना है और दूसरा बेटा पढ़ना है हमें प्रायद्वीपीय नदियों को। अगर हम हिमालयी नदियों की बात करें तो ये डेल्टा का निर्माण करते हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां डेल्टा का निर्माण करती तो हैं लेकिन बहुत कम करती हैं। कुछ ही नदियां हैं जो डेल्टा बनाती हैं, नहीं तो डेल्टा का निर्माण इनके द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आइए अगर हम बात करें हिमालयी नदियों में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो हिमालयी नदियों में हमें 3 नदी तंत्र पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। पहला होगा बेटा गंगा नदी
तंत्र। दूसरा हमें पढ़ना पड़ेगा सिंधु नदी तंत्र, और तीसरा पढ़ना पड़ेगा हमें ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये 3 नदी तंत्र हमें पढ़ने पड़ेंगे हिमालयी नदियों में। जबकि अगर हम बात करें बेटा किसकी, प्रायद्वीपीय नदियों की, तो प्रायद्वीपीय नदियों को पुनः 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। इन नदियों को बेटा फिर से 2 भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। एक को कहा जाता है पश्चिमी प्रवाह वाली नदियां, अर्थात वे नदियां जो प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। तो आप कह सकते हैं इनको हम 2 भागों में रखेंगे। एक को कहेंगे अरब सागर में, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। और दूसरी बेटा जो पूर्वी प्रवाह वाली नदियां होती हैं, जो बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, उन्हें हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां या फिर पूर्वी प्रवाह वाली नदियां। इन्हीं को हम क्या कहेंगे? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो प्रायद्वीपीय नदियों को हमने पुनः 2 भागों में विभाजित कर दिया, ठीक है बेटा, पुनः 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक को हमने कहा अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और दूसरे को बेटा हमने कहा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अगर हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात करें तो इन्हीं को कहा जाता है पश्चिमी प्रवाह वाली नदियां। इन्हीं को क्या कहा जाता है बेटा? पश्चिमी प्रवाह वाली नदियां, अर्थात यह बहते हुए पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं, बहती हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया पश्चिमी प्रवाह वाली नदियां। जबकि अगर हम बंगाल की खाड़ी की बात करें, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात करें, तो इनको बेटा एक अन्य नाम दिया जाता है और इन्हें कहा जाता है पूर्वी प्रवाह वाली नदियां, अर्थात वे नदियां जो पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं जाके, इन्हीं को कहा जाता है पूर्वी प्रवाह वाली नदियां। अगर हम पश्चिमी प्रवाह वाली नदियों की बात करें, कौन कौन सी नदियां बंगाल की अरब सागर में गिरती हैं, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात करें तो इसमें आ जाती है बेटी, पहला आपका आ जाता है नर्मदा नदी। कौन सी नदी आ जाती है? नर्मदा आ जाती है। इसी में बेटा आपकी आ जाती है ताप्ती नदी। नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गई, माही नदी इसी में आ जाएगी, माही, लूनी, माही नदी हो गई, इसी में आपकी आ जाएगी लूनी नदी, और इसी में आपकी आ जाएगी नंबर 5 पे साबरमती नदी। साबरमती। तो ये कुल 5 नदियां जो हैं वो आपको याद रखनी है। ये पश्चिमी प्रवाह वाली नदियां हैं और यह बहते हुए, प्रवाहित होते हुए हमारी गिरती हैं आके अरब सागर में। कहाँ गिरती है बेटा? अरब सागर में, अरेबियन सी में गिरने वाली ये नदियां हैं। आगे बात करें अगर हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में एक आती है बेटा महानदी। कौन सी नदी आती है बेटा? महानदी। महानदी इसमें आ जाएगी, कृष्णा आ जाएगी, कावेरी आ जाएगी, ठीक है। महानदी हो गया, कृष्णा नदी हो गया, कावेरी नदी हो गया, कावेरी नदी, कावेरी के साथ गोदावरी आ जाएगी इसी में, गोदावरी नदी, ठीक है। महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। अगर इसी में हम बात करें तो इसी में आ जाएगी आपकी स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी इधर लिखी दे रहे हैं, स्वर्ण रेखा नदी। केरल की पेन्नार नदी, पेन्नार नदी, और इसी में आ जाएगी आपकी वैगई नदी। तो ये सारी की सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं जाके, ठीक है। कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी में गिरने के कारण इनको कहा जाता है पूर्वी प्रवाह वाली नदियां, अर्थात यह पूर्व की दिशा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है पूर्वी प्रवाह वाली नदियां।
इतनी बात समझ में आई या नहीं आई आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करते हैं नदी विवाद की, कि भाई नदियों का विवाद होता है और उस विवाद का निपटारा किस तरीके से किया जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नदी विवाद। क्या पढ़ेंगे? नदी विवाद। ठीक है, रिवर डिस्प्यूट की अगर हम बात करें बेटा, रिवर डिस्प्यूट की बात करें तो रिवर डिस्प्यूट आपको देखने को मिलेगा दो तरीके का। ठीक है, एक तो रिवर डिस्प्यूट होगा बेटा दो राज्यों के मध्य और दूसरा होगा दो देशों के मध्य। अगर हम बात करें दो राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद होता है तो इस विवाद का निपटारा भारत के अंतर्गत किसके द्वारा किया जाता है, और जब किन्हीं दो देशों के मध्य किसी नदी को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद का निपटारा किस तरीके से किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे दो राज्यों के मध्य, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य होने वाला विवाद। ठीक है, तो हम किसकी बात करेंगे? राज्य वर्सेस राज्य विवाद। अगर राज्यों के मध्य कोई विवाद होता है तो इसका निपटारा करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1956 में एक अधिनियम लाया गया था। ठीक है, जिसे IRWDA के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा? IRWDA। ठीक है, और यह लाया गया था 1956 में। 1956 में एक अधिनियम लाया गया भारत सरकार द्वारा जिसे IRWDA अर्थात इसी को कहा जाता है बेटा इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। 1956 में IRDA अर्थात अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 लाया गया। इसके तहत एक पैनल का गठन किया जाएगा और वही पैनल क्या करेगा बेटा, दो राज्यों या दो से अधिक राज्यों के मध्य अगर किसी नदी के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको निपटाने का ही कार्य करेगा IRWDA। ठीक है, और IRWDA कैसे करेगा? तो अभी मैंने बताया कि यह एक पैनल बनाएगा, 5-6 सदस्यों वाला एक पैनल बनेगा। उस पैनल के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा कि नदी का विवाद किस तरीके से निपटाया जाएगा। ठीक है, अगर यही विवाद बेटा दो देशों के मध्य होता है अर्थात कंट्री वर्सेस कंट्री, देश वर्सेस देश, अगर देशों के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है किसी नदी को लेकर तो इसका विवाद किस तरीके से निपटाया जाएगा, किस तरीके से सुलझाया जाएगा। तो इसके लिए बेटा आप ध्यान रखेंगे यह जो विवाद है यह निपटाया जाएगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा। किसके द्वारा निपटाया जाएगा? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा इन देशों के मध्य नदियों के विवाद को निपटाया जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इसका मुख्यालय बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो मुख्यालय बेटा कहाँ पड़ता है? तो आप कहेंगे इसका मुख्यालय पड़ता है हेग में। और हेग कहाँ पड़ता है? तो आप सभी जानते हैं ये पड़ता है नीदरलैंड, एक कंट्री है, नीदरलैंड में ही हेग पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग में। तो आप सभी अच्छी तरीके से समझ गए कि अगर दो राज्यों के मध्य विवाद होगा तो उस विवाद का निपटारा करेगा भारत के अंतर्गत IRWDA एक्ट के द्वारा एक पैनल बनेगा और उस पैनल के द्वारा क्या किया जाएगा? नदी विवाद को सुलझाने का कार्य किया जाएगा। जबकि अगर किन्हीं दो देशों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है किसी नदी को लेकर तो इसका निपटारा कौन करेगा? इसका निपटारा करेगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, और इसी का मुख्यालय कहाँ है बेटा? नीदरलैंड में है। कहाँ है बेटा? नीदरलैंड में। ठीक है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी विवाद जो था, ठीक है, उसको निपटाने का कार्य किया गया था विश्व बैंक के द्वारा 1960 में। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, नोट लगाकर चाहे इस चीज को लिख सकते हैं। सिंधु नदी किन दो देशों के मध्य विवादित है? तो आप कहेंगे सिंधु नदी विवादित है भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और
पाकिस्तान के मध्य विवादित है और इस विवाद को किसने निपटाया था? इस विवाद को निपटाने का कार्य किया था, ये किया गया था बेटा विश्व बैंक द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा। ठीक है, कब? 1960 में, 1960 में विश्व बैंक द्वारा इस विवाद का निपटारा किया गया था। ठीक है बेटा, तो इतनी चीज मैंने अभी आपको बताई, इस चीज को आप नोट डाउन करें, फिर हम बढ़ते हैं आगे अपनी क्लास में। आप इस चीज को नोट डाउन करिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हिमालयी नदियों में से सबसे पहले हम गंगा नदी के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गंगा नदी। आप सभी जानते हैं कि जो गंगा नदी है, ठीक है, यह भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखेंगे कि गंगा जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, भारत की सबसे लंबी नदी। अगर बेटा इसकी लंबाई पूछी जाए तो आप याद रखेंगे गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। और इस लंबाई के साथ यह भारत की सबसे लंबी नदी हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप आंसर करेंगे गंगा नदी है। और आप सभी जानते हैं कि 4 नवंबर सन 2008 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया जा चुका है। तो गंगा ही हमारी भारत की राष्ट्रीय नदी है। तो आप सभी जानते हैं 4 नवंबर 2008 को, 4 नवंबर 2008 में क्या हुआ है बेटा? भारत सरकार द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। तो 4 नवंबर 2008 को गंगा बन गई भारत की राष्ट्रीय नदी। तो भारत की राष्ट्रीय नदी अगर पूछा जाए तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी होगी, तो आप कहेंगे गंगा। अब बात करेंगे बेटा इसके उद्गम स्थल की, अर्थात इसका ओरिजिन कहां से होता है। उद्गम स्थल की बात करें, उद्गम स्थल की, गंगा के उद्गम स्थल की बात करें तो आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसका जो उद्गम स्थल माना जाता है वो माना जाता है गंगोत्री या गौमुख ग्लेशियर, जो पड़ता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है गौमुख या फिर गंगोत्री ग्लेशियर। तो आप ये कहेंगे कि सर इसका उद्गम होता है गंगोत्री, या आप इसी को कहेंगे गौमुख, गौमुख ग्लेशियर उत्तरकाशी, उत्तराखंड, ठीक है बेटा। तो गंगा का जो उद्गम स्थल है वो माना जाता है उत्तरकाशी जनपद, उत्तराखंड के गंगोत्री या गौमुख ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। ठीक है, और गंगा नदी निकल कर बेटा बहना प्रारंभ हो जाती है तो यह उत्तराखंड से निकलती है। आपका आंसर क्या होगा बेटा? उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड से निकलकर ये बहना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, और आती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ आती है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद यह बेटा बहती है बिहार में। कहाँ बहती है? बिहार में। बिहार के बाद यह चली जाती है बेटा झारखंड में, और झारखंड के बाद यह पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। ध्यान रखना, बिहार के बाद यह कहाँ पहुंचती है? झारखंड में। झारखंड से बहती हुई यह पहुंचती है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पहुंच जाती है? तो आप कहेंगे सर ये पहुंच जाती है पश्चिम बंगाल में। और आप सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल में ही पहुंचकर गंगा नदी 2 धाराओं में विभाजित हो जाती है। यहाँ से बेटा गंगा नदी 2 धाराओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, और एक को कहा जाता है हुगली। क्या कहा जाता है? हुगली नदी। इसी को क्या कहा जाता है? हुगली नदी। और दूसरी नदी जो है बेटा
वो यहाँ से पहुंच जाती है बांग्लादेश। कहाँ पहुंच जाती है? बांग्लादेश में। ठीक है, और बांग्लादेश में जब यह नदी पहुंचती है, बांग्लादेश में जब यह नदी पहुंचती है तो इस नदी का नाम परिवर्तित हो जाता है और इसे बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा नदी। क्या कहा जाता है बेटा? पद्मा नदी। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर क्या होगा? पद्मा नदी। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो गंगा किन राज्यों से बहती है? तो आप याद रखेंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5 राज्यों से प्रवाहित होते हुए, बहते हुए यह पहुंच जाती है कहाँ? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जो इसकी धारा पहुंचती है उस धारा को ही कहा जाता है पद्मा नदी। इतनी चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा की अगर हम बात करेंगे तो गंगा नदी में एक गुण पाया जाता है, स्वतः स्वच्छ होने का गुण। ठीक है, गंगा नदी में एक गुण पाया जाता है जो होता है बेटा स्वतः स्वच्छ होने का गुण। स्वतः स्वच्छ होने का गुण, स्वतः स्वच्छ होने का गुण पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा जल में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो इसका कारण यह है कि गंगा नदी के जल में पाया जाता है बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस पाया जाता है। और यही वायरस क्या करता है? कीटाणुओं को खाने का कार्य करता है, जीवाणुओं को खाने का कार्य करता है, जिसके कारण गंगा नदी का जो जल है वो साफ और स्वच्छ बना रहता है। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें स्वतः स्वच्छ होने का गुण पाया जाता है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन का गुण पाया जाता है। और सेल्फ प्यूरिफिकेशन का गुण किस लिए पाया जाता है? क्योंकि गंगा नदी के जल में पाया जाता है बैक्टीरियोफेज नामक वायरस। और यह बैक्टीरियोफेज नामक वायरस क्या करता है? यह बैक्टीरियाज को खाने का कार्य करता है, जिसके कारण गंगा जल में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज आप ध्यान रखेंगे कि गंगा नदी में ही पाई जाती है डॉल्फिन। गंगा नदी में ही क्या पाई जाती है? तो आप आंसर करेंगे गंगा नदी में ही पाई जाती है डॉल्फिन। ठीक है, क्या पाई जाती है बेटा? डॉल्फिन पाई जाती है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं भारत में जो डॉल्फिन पाई जाती है, इस डॉल्फिन को स्थानीय रूप से कहा जाता है शुशु। क्या कहा जाता है? शुशु कहा जाता है। और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि 5 अक्टूबर सन 2009 को भारत सरकार द्वारा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया जा चुका है। तो आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं भारत सरकार ने क्या किया बेटा? 5 अक्टूबर सन 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। ठीक है, भारत सरकार द्वारा क्या किया गया? 5 अक्टूबर सन 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया। और इसी डॉल्फिन का जो साइंटिफिक नेम है यह आप और याद रखेंगे। इसी डॉल्फिन का अगर आपसे पूछ दिया जाए वैज्ञानिक नाम, तो वैज्ञानिक नाम क्या होता है बेटा? तो आप कहेंगे इसका वैज्ञानिक नाम होता है सर प्लेटेनिस्टा गंगेटिका। क्या कहा जाता है? प्लेटेनिस्टा गंगेटिका कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो गंगा डॉल्फिन की बात कर ली। इसके बाद अब हम बात करेंगे गंगा नदी के अपवाह तंत्र की या गंगा नदी के प्रवाह तंत्र की। ठीक है, किस तरीके से गंगा नदी निकलती है और किस तरीके से यह आगे प्रवाहित होते हुए जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा स्पेस, तो हम इसको करते हैं रद्द। ठीक है, नोट कर लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको मैं हटाने वाला हूँ। ठीक,
मैं आपको बताते भी जाऊंगा और पॉइंट वाइज नोट भी कराते जाऊंगा, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। गंगा नदी से आपको कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा गंगा नदी की, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं यह एक ग्लेशियर पड़ता है और इसी ग्लेशियर को बेटा हमने क्या नाम दिया था, गंगोत्री। क्या नाम दिया था, गंगोत्री, या इसी को हमने नाम दिया था गौमुख। गंगोत्री या गौमुख ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर पड़ता है, गंगोत्री या गौमुख ग्लेशियर पड़ता है और इसी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, ठीक है। इसी ग्लेशियर से इस तरीके से बहती हुई एक नदी निकलती है। बात समझ आई है। इस नदी को बेटा कहा जाता है भागीरथी नदी। क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है, इधर लिख रहे हैं इसका नाम, इसको कहा जाता है भागीरथी। भागीरथी नदी कहा जाता है, ठीक है। तो गंगोत्री या गौमुख ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है और इसी के पास में एक दूसरा ग्लेशियर है, ठीक है बेटा। इसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। क्या नाम है, सतोपंथ। सतोपंथ ग्लेशियर, ठीक है। सतोपंथ ग्लेशियर से दूसरी नदी निकलती है जिसका नाम है बेटा अलकनंदा नदी। कौन सी नदी निकलती है, यहाँ से निकलती है अलकनंदा नदी। यहाँ से इस तरीके से निकलती है अलकनंदा नदी, ठीक है। और भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों बेटा आपस में क्या होती हैं, मिल जाती हैं। कहाँ पर, देवप्रयाग में। ये दोनों नदियां कहाँ पे मिलती हैं, तो आप ये कहेंगे सर ये मिलती हैं देवप्रयाग में। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा हमारा, देवप्रयाग। इसको हमने क्या नाम दिया, देवप्रयाग, ठीक है। ध्यान रखेंगे गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी, जबकि सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। इस नदी का नाम क्या बताया बेटा हमने अभी आपको, इस नदी का नाम है अलकनंदा। क्या बताया, अलकनंदा नदी। और जहां पर दोनों मिलती हैं, ठीक है, इनका जहां पर संगम होता है उस संगम को ही कहा जाता है देवप्रयाग, ठीक है। और देवप्रयाग से जब यह नदी आगे बढ़ना प्रारंभ करती है तब इसी नदी का नाम हो जाता है बेटा गंगा नदी। जब यहाँ से ये संयुक्त धारा आगे बढ़ना प्रारंभ करती है, ठीक है, तो इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है गंगा नदी। यहाँ पर आकर अब इसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा। क्या नाम पड़ जाता है, गंगा, ठीक है। तो देवप्रयाग में कौन कौन सी दो नदियां मिलती हैं, तो आप कहेंगे सर भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती हैं। लेकिन इससे पहले भी आप ध्यान रखेंगे कि अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं, तो इन दोनों नदियों के द्वारा, ठीक है, और इनकी सहायक नदियों के द्वारा पंचप्रयाग बनाया जाता है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रयाग पड़ता है विष्णु प्रयाग, ठीक है। इधर से एक नदी इस तरीके से आती है और आने के पश्चात ये मिल जाती है बेटा अलकनंदा नदी में, और इस प्रयाग को कहा जाता है विष्णु प्रयाग। क्या कहा जाता है, विष्णु प्रयाग, ठीक है। तो विष्णु प्रयाग में मिलने वाली जो पहली नदी है उस नदी को कहा जाता है धौली गंगा, ठीक है। इस नदी का नाम क्या है, तो आप आंसर करेंगे सर ये है धौली गंगा। कौन सी नदी मिलती है, धौली गंगा, ठीक है। धौली गंगा और अलकनंदा आपस में कहाँ मिलती हैं, तो आप आंसर करेंगे यह सर मिलती हैं विष्णु प्रयाग में, ठीक है। फिर एक दूसरी नदी इस तरीके से निकलती है और यहाँ आकर ये भी अलकनंदा में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, अलकनंदा में मिल जाती है, ठीक है। और इस प्रयाग का नाम है बेटा नंद प्रयाग। क्या नाम है, नंद प्रयाग। इसको हमने क्या नाम दिया, आप कहेंगे सर ये है नंद प्रयाग। इसको हमने क्या नाम दिया, नंद प्रयाग। और नंद प्रयाग में जहां पर अलकनंदा से जो नदी मिलती है इसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में किससे मिलती है, अलकनंदा से, ठीक है। तो विष्णु प्रयाग, उसके बाद नंद प्रयाग, और अब पड़ेगा आपका कर्ण प्रयाग, ठीक है। कर्ण प्रयाग, और इसमें पिंडारी नदी इधर से आके मिल जाती है, यहाँ से इस तरीके से आती है और यहाँ पर ये मिल जाती है। इसका नाम क्या है बेटा, तो आप ये कहेंगे ये है हमारा कर्ण प्रयाग। इसको हमने क्या नाम दिया, कर्ण प्रयाग।
और कर्णप्रयाग में जो नदी मिलती है इसका नाम है पिंडारी नदी। पिंडारी नदी किससे मिलती है? तो आप कहेंगे अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, किससे मिलती है? अलकनंदा से मिल जाती है। इतनी चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, एक अन्य नदी जो इधर से आती है इस तरीके से बहते हुए और यहाँ पर आकर अलकनंदा में मिल जाती है। ठीक है, किससे मिल जाती है? अलकनंदा में। और इसको कहा जाता है बेटा विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया, तो ये होगा आपका रुद्र प्रयाग। इसको क्या नाम दिया गया है? रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। और रुद्र प्रयाग में आकर जो नदी मिलती है इस नदी का बेटा नाम क्या है? तो आप ये कहेंगे सर ये है मंदाकिनी नदी। कौन सी? मंदाकिनी नदी। तो ये आपके पंच प्रयाग हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पंच प्रयाग की अगर हम बात करें, अगर आप नहीं नोट कर पा रहे हैं तो यहां मैं लिख दे रहा हूं पंच प्रयाग, अर्थात 5 प्रयाग बनाए जाते हैं। पहला प्रयाग कौन सा बताया मैंने? विष्णु प्रयाग। नोट करते जाइए, विष्णु प्रयाग। इस तरीके से ही आपको नोट करना है। दूसरा प्रयाग कौन सा था बेटा? नंद प्रयाग। तीसरा कौन सा होगा? तीसरा होगा आपका कर्ण प्रयाग। चौथा कौन सा होगा? रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। और पांचवा कौन सा होगा? तो आप कहेंगे देव प्रयाग। ये 5 प्रयाग हैं। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि 5 प्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। तो आप कहेंगे सर विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है धौली गंगा। तो अलकनंदा सब में कॉमन है। अलकनंदा नदी से मिलती है धौली गंगा और यह बनाती है क्या? तो आप ये कहेंगे यह बनाती है विष्णु प्रयाग। ठीक है, नंद प्रयाग में अलकनंदा नदी से ही मिलती है, अलकनंदा नदी से ही मिलती है नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी मिलती है? नंदाकिनी नदी। ठीक है बेटा, यह बनाती है नंद प्रयाग। और कर्ण प्रयाग में अलकनंदा नदी में आकर मिल जाती है, अलकनंदा नदी में आकर मिलती है पिंडारी नदी। कौन सी नदी मिलती है? पिंडारी। पिंडारी नदी आकर मिलती है। रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिलती है अलकनंदा से। तो यहाँ बेटा अलकनंदा तो सभी में कॉमन है, अलकनंदा नदी से आकर मिलती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी। ठीक है, कौन सी नदी आकर मिलती है? मंदाकिनी। और आप सभी जानते हैं देव प्रयाग में कौन कौन सी 2 नदियां मिलती हैं? तो आप कहेंगे अलकनंदा, यहाँ भी कॉमन है अलकनंदा नदी। और दूसरी जो गंगोत्री या गौमुख ग्लेशियर से निकलती है बेटा, कौन सी नदी? इसी का नाम है भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। और आप सभी अच्छे से जानते हैं कि जब अलकनंदा और भागीरथी दोनों ही आपस में मिल जाती हैं, कहाँ? देव प्रयाग में। और यहीं से इसका नाम बेटा क्या पड़ जाता है? इसका नाम पड़ जाता है गंगा। ठीक है, यहीं पर इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा नदी। यहीं पे इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा नदी नाम पड़ जाता है। तो इतनी चीज क्लियर हुई, आप लोग इस चीज को नोट करते जाइए। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। इसके बाद क्या होता है बेटा? इसके बाद अगर हम बात करें तो अभी तक यह नदी जो थी वो गंगा नदी कहाँ बह रही थी? पहाड़ों से, क्योंकि ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही थी और निकलने के पश्चात इसने बहना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो अभी तक ये कहाँ बह रही थी? पहाड़ों पर। और जैसे ही ये हरिद्वार के निकट आती है, हरिद्वार के निकट आने पर यह मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछ ले कि गंगा मैदानी भागों में कहाँ प्रवेश करती है, तो आप लिखेंगे हरिद्वार के निकट। हरिद्वार के निकट गंगा मैदानी भागों में क्या करती है? प्रवेश करती है। अर्थात अब यह कहाँ उतर आई? मैदानी भागों में आ गई। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। गंगा कहाँ प्रवेश करती है? तो आप कहेंगे मैदानी भागों में। ठीक है, इसके पश्चात यह प्रवेश करती है उत्तराखंड से बहती हुई
उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में एक स्थान पड़ता है गढ़मुक्तेश्वर। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे, कौन सा स्थान पड़ता है, गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर नामक स्थान पड़ता है, और इसी गढ़मुक्तेश्वर नामक स्थान से यह कहाँ प्रवेश करती है, तो आप ये कहेंगे अब ये आ जाती है उत्तर प्रदेश में। आपसे अगर पूछ ले कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस स्थान से प्रवेश करते हैं, तो आप आंसर क्या करेंगे, गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर नामक स्थान से यह प्रवेश कहाँ करती है बेटा, यह प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। तो अगर हम यहाँ की बात करें तो ये हरिद्वार मान लीजिए, तो यहाँ ये मैदानी भागों में आ गई, यहाँ ये क्या आ गई बेटा, आप कहेंगे सर मैदानी भागों में उतर आई। कहाँ उतर आई, मैदानी भागों में। और अगर इस स्थान की बात करें तो यह स्थान कौन सा पड़ेगा, अब आप आंसर करेंगे सर ये पड़ेगा हरिद्वार। कौन सा, हरिद्वार। इसके बाद अगर यहाँ पर हम मान ले ये कौन सा स्थान पड़ गया, आप कहेंगे सर ये पड़ गया गढ़मुक्तेश्वर। कौन सा पड़ गया, गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर, और गढ़मुक्तेश्वर में यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। गढ़मुक्तेश्वर से ये कहाँ प्रवेश कर जाती है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसको आगे और बढ़ाते हैं, और जैसे ही बहते हुए उत्तर प्रदेश के यह कन्नौज में पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है बेटा, कन्नौज में। इसको हमने क्या मान लिया, कन्नौज। ये कौन सा स्थान हो गया, तो आप कहेंगे सर ये हो गया आपका कन्नौज। ठीक है, ये हो गया कन्नौज। जैसे ये कन्नौज में पहुंचती है तो आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि नेपाल के बॉर्डर से एक नदी निकलती है इस तरीके से। ठीक है, ये सपोज कर लो क्या है, नेपाल की सीमा मान के चलते हैं इसको। ठीक है, नेपाल की सीमा से एक नदी निकलती है और ये यूटर्न लेती हुई, ठीक है, यूटर्न लेती हुई बिजनौर जिले के कालागढ़ नामक स्थान से होती हुई कन्नौज में आकर गंगा से मिल जाती है। इस तरीके से निकलती है बेटा ये, इस तरीके से, और इस तरीके से बहती हुई ऐसे ये आके मिल जाती है कहाँ, तो आप ये कहेंगे सर ये मिल जाती है गंगा नदी में आकर। ठीक है, कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी में आकर मिल जाती है। ठीक है, और इस नदी का नाम क्या है, तो आप कहेंगे यह नदी है राम गंगा। कौन सी नदी है बेटा, राम गंगा नदी। ठीक है, कौन सी नदी है, राम गंगा नदी, जो कहाँ से होते हुए आती है, तो आप ये कहेंगे सर ये आती है बिजनौर के कालागढ़ नामक स्थान से बहती हुई कहाँ मिल जाती है, कन्नौज में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। अर्थात आप कहेंगे कि राम गंगा नदी जो है वो गंगा की पहली सहायक नदी है। तो इसको नोट लगा के हम लोग लिख देंगे, साथ के साथ यहाँ लिख दे रहे हैं राम गंगा नदी। राम गंगा नदी गंगा की पहली सहायक नदी है। तो राम गंगा क्या बन जाती है बेटा, गंगा की सहायक नदी बन जाती है। तो यह चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। गंगा की पहली सहायक नदी, प्रथम सहायक नदी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप आंसर क्या करेंगे, राम गंगा। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे, गंगा नदी बहते हुए इस तरीके से पहुंचती है प्रयागराज में। ये कौन सा स्थान हमने मान लिया, यह स्थान हमने मान लिया प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। ठीक है, इसी को आप लोग किसके नाम से जानते हैं, इलाहाबाद के नाम से जानते थे। इसका नाम परिवर्तित करके अब क्या कर दिया गया, प्रयागराज। अब इस प्रयागराज में आप सभी जानते हैं 3 नदियों का संगम माना जाता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो यहाँ पर इससे मिलेगी आके बेटा यमुना नदी। कौन सी नदी मिलेगी आके, यमुना नदी। और यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो उसके लिए आप ध्यान रखिएगा, इधर पड़ता है एक ग्लेशियर, और इस ग्लेशियर का नाम है बंदरपुछ। क्या नाम है, बंदरपुछ ग्लेशियर। क्या नाम है बेटा, आप लिखेंगे बंदरपुछ ग्लेशियर, या इसी को कहा जाता है यमुनोत्री ग्लेशियर। इसी को क्या नाम दिया जाता है, यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, इसी को क्या नाम दिया गया, यमुनोत्री ग्लेशियर। और यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जो बहते हुए इससे मिलती है प्रयागराज में आकर गंगा नदी से मिलती है। इसी के पैरेलल बहती है, इसी के समांतर बहती हुई इस तरीके से। ठीक है बेटा, और ये आकर कहाँ मिल जाती है, तो आप ये कहोगे प्रयागराज में। ठीक है,
कहाँ मिल जाती है? प्रयागराज में मिलती है। तो यहाँ से हमें एक चीज देखने को मिली, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तब आप आंसर करेंगे गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। ठीक है, तो इस चीज को भी हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। ऐसे लिखेंगे बेटा, यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी अगर आपसे पूछता है तो आप आंसर क्या करेंगे? आप आंसर करेंगे यमुना नदी। ठीक है, आप देख ही सकते हैं, बंदर पूछे यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा के पैरेलल अर्थात समांतर बहती हुई प्रयागराज में किससे मिल जाती है? तो आप ये कहेंगे यह गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, आगे की बात करें बेटा, अब थोड़ी सी हम बात करेंगे इस यमुना नदी की। और आप सभी जानते हैं कि यमुना नदी की अगर हम बात करें तो आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंदौर में एक पहाड़ी पड़ती है और इस पहाड़ी का नाम क्या है? जनापाव की पहाड़ी। और इसी जनापाव की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल, और यह यमुना नदी में आकर मिल जाती है। ठीक है, इटावा में। कहाँ? इटावा में। तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश में अगर एक पहाड़ी मान लें हम यहाँ पर बेटा, ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? इंदौर। इंदौर में एक पहाड़ी पड़ती है, इस पहाड़ी का नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर जनापाव की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? जनापाव की पहाड़ी। ठीक है, जनापाव की पहाड़ी से एक नदी निकलती है और यह नदी निकलकर कहाँ मिल जाती है? इस तरीके से नदी निकलती है, निकल के ये मिल जाती है यमुना नदी में। कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में, इस तरीके से बहती हुई। ठीक है, इस नदी का नाम क्या है? तो आप कहेंगे ये है सर चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी है। ठीक है, और यह जहां पर मिलती है यमुना नदी में, यह स्थान है इटावा, उत्तर प्रदेश का इटावा। उत्तर प्रदेश के इटावा में यह नदी मिल जाती है। किससे बेटा? तो आप कहेंगे यमुना नदी से मिल जाती है। तो आप देखेंगे, आप कह सकते हैं चंबल किसकी सहायक नदी है? तो आंसर होगा चंबल यमुना की सहायक नदी है। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, यमुना की सहायक नदी। अब चंबल से दो तीन चीजें आप ध्यान से सीख लीजिएगा। चंबल नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह नालीदार अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? नालीदार अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज आप ध्यान रखेंगे कि चंबल नदी जो है वो राजस्थान की एक मुख्य नदी है और चंबल नदी में ही घड़ियाल पाए जाते हैं, अर्थात यह घड़ियालों के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके साथ ही साथ आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यह फेमस है अपने वेटलैंड के लिए, अर्थात बीहड़ के लिए। तो चंबल से कुछ फैक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, आप ध्यान रखेंगे इसका, चंबल नदी का। ठीक है, इनको एज इट इज ऐसे ही नोट करना है आपको। चंबल नदी क्या है? तो आप ये कहेंगे यमुना की सहायक नदी। यमुना की सहायक नदी। ठीक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। और ये चीज तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यह कहाँ मिलती है यमुना में आके? तो आप कहेंगे इटावा में आकर मिलती है। इसके साथ ही साथ अगर चंबल नदी की अगर हम बात करें तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अगर आपसे क्या पूछा जाए यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप तीन चीजें बताएंगे। ठीक है, पहला बताएंगे नालीदार अपर्दन के लिए। नालीदार अपर्दन के लिए, यह मृदा अपर्दन करती है और वो भी कैसा? नालीदार अपर्दन करती है। इसके साथ ही साथ यह फेमस है किसके लिए? आप आंसर करेंगे बेटा, ये फेमस है घड़ियालों के लिए। घड़ियालों के लिए, यह घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही साथ आप आंसर करेंगे यह अपने बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बीहड़ को इंग्लिश में कहा जाता है वेटलैंड। ठीक है, तो बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है कौन सी नदी? चंबल नदी। ठीक है, कौन सी नदी बेटा? चंबल नदी। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एमपी में ही एक पहाड़ी पड़ती है, कारकीवाड़ी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी पड़ती है? आप आंसर करेंगे सर कारकीवाड़ी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी पड़ती है? कारकीवाड़ी की पहाड़ी। और कारकीवाड़ी की पहाड़ी से एक अन्य नदी निकलती है। ठीक है, जो जाकर कहाँ मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। इस तरीके से एक नदी निकलती है और बहती हुई कहाँ मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। ठीक है, इस नदी का नाम है बेटा क्षिप्रा नदी। कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी। ठीक है, क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है?
तो आप आंसर करेंगे काठीवाड़ी पहाड़ी। और यह कहाँ पड़ती है? यह भी बेटा पड़ती है मध्य प्रदेश में, एमपी में ही पड़ती है। और यह निकल कर कहाँ मिल जाती है? तो आप कहेंगे चंबल नदी में मिल जाती है। तो चंबल की सहायक नदी कौन सी होगी? तो आप कहेंगे क्षिप्रा नदी। ठीक है, चंबल की सहायक नदी कौन सी होगी? चंबल की सहायक नदी कौन सी होगी? तो आप आंसर करेंगे सर यह होगी क्षिप्रा नदी। ठीक है, कौन सी नदी? चंबल की सहायक नदी कौन सी होगी? तो आंसर क्या करेंगे आप? आंसर करेंगे क्षिप्रा नदी। ठीक है, तो यह साथ के साथ हमने यमुना नदी से भी रिलेटेड कुछ फैक्ट आपको बताए। 2-3 चीजें और आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यमुना को इसी के साथ ही पढ़ा दे रहे हैं, यमुना नदी को आपको अलग से नहीं पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक चीज और ध्यान रखेंगे आप, ये तो हो गया क्षिप्रा नदी और चंबल नदी हो गया। इसके साथ ही साथ अगर हम विंध्याचल पर्वत की बात करें, ये भी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसकी बात करें बेटा, विंध्याचल पर्वत की बात करें। ठीक है, इस विंध्याचल पर्वत से एक नदी निकलती है और नदी निकलकर यह भी जाती है कहाँ बेटा? यमुना में मिल जाती है। और इस नदी का नाम है बेटा बेतवा नदी। और ये कहाँ मिलती है? तो आप कहेंगे सर ये मिलती है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में। कहाँ मिलती है? ये कहाँ मिलती है? हमीरपुर में। ठीक है, कहाँ मिलती है? हमीरपुर में। और इस नदी का नाम क्या है बेटा? तो आप कहेंगे यह है बेतवा नदी। कौन सी नदी? बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा नदी। तो बेतवा किसकी सहायक नदी है? आपसे पूछा जाए तो आप ये कहेंगे यह यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, अगला फैक्ट क्या लिखेंगे? बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। बेतवा किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ ही साथ एक नदी और यमुना की सहायक है जो निकलती है कैमूर पहाड़ियों से। ठीक है, कहां से निकलती है बेटा? कैमूर पहाड़ियों से। ये ध्यान रखेंगे, कैमूर की पहाड़ियों से। ठीक है, कैमूर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है बेटा केन नदी, जो कि उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में जाकर किससे मिल जाती है? यमुना से मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ से एक अन्य नदी निकलती है इस तरीके से। ठीक है, और ये जाकर कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है यहाँ पर। और ये कौन सा स्थान पड़ता है? तो आप ये कहेंगे सर यूपी का बांदा जनपद पड़ता है। और इस नदी का नाम क्या है? तो आप इस नदी का नाम बताएंगे केन नदी। कौन सा नाम बताएंगे बेटा? केन नदी। तो आप सभी अच्छी तरीके से जान चुके होंगे कि केन नदी जो है वो कहाँ जाकर और किससे मिलती है? तो आप कहेंगे यह यमुना नदी में मिल जाती है। तो केन भी किसकी सहायक नदी होगी? यमुना की सहायक नदी होगी। तो इसको भी आप नोट डाउन करके लिख सकते हैं, केन नदी यमुना की सहायक नदी होगी। ठीक है, केन भी क्या होगी? यमुना की सहायक नदी होगी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं और आगे बात करते हैं किसकी बेटा? गंगा की। और गंगा नदी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश से बहती हुई यह पहुंच जाती है बेटा कहाँ? तो आप ये कहेंगे ये पहुंच जाती है बेटा बिहार में। और बिहार में पहुंचती है सबसे पहले। ठीक है, बिहार पहुंचाने से पहले उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पे एक जनपद पड़ता है, उसके बारे में पहले जान लें। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हमने उत्तर प्रदेश में पहुंचा दिया और यह जो स्थान होगा इसको नाम हम देंगे बेटा गाजीपुर। क्या नाम देंगे? गाजीपुर। उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है ये गाजीपुर जनपद। यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर पड़ता है। और आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक जनपद पड़ता है जिसका नाम है पीलीभीत। क्या नाम है बेटा? पीलीभीत। और पीलीभीत में एक झील पड़ती है जिसका नाम है फुलहर झील। कौन सी झील पड़ती है? फुलहर झील। फुलहर झील। फुलहर झील से एक नदी निकलती है और यह नदी निकलकर गाजीपुर में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, इस तरीके से एक नदी निकलती है और गाजीपुर में आकर किससे मिल जाती है? गंगा नदी से मिल जाती है। इस नदी का बेटा नाम क्या है? तो आप इस नदी का नाम लिखेंगे, इसका नाम है बेटा गोमती नदी। कौन सी नदी निकलती है? गोमती नदी। गोमती नदी। गोमती नदी कहां से निकलती है? तो पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है और यह
पीलीभीत के फुलहर झील से निकलकर कहाँ मिल जाती है आके, तो आप कहेंगे गाजीपुर में गंगा नदी में आकर मिल जाती है। अर्थात गोमती नदी किसकी सहायक नदी होगी, तो गोमती नदी सहायक नदी होगी गंगा की। ठीक है, और गोमती नदी से एक सवाल पूछा जाता है, वो आपको ध्यान रखेंगे कि गंगा की ऐसी सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है, धरातल से माना जाता है, तो वो है आपकी गोमती नदी। इस पॉइंट को आप नोट डाउन करके लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या है बेटा, सबसे पहले लिखेंगे गोमती गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, दूसरी चीज सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल कहां से निकलती है बेटा, फुलहार झील से, तो इसलिए इसका उद्गम स्थल कहां से माना जाता है, इसका उद्गम स्थल धरातल से माना जाता है, धरातल से माना जाता है। तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि गोमती गंगा की सहायक नदी है और इसका उद्गम स्थल कहां से माना जाता है, धरातल से माना जाता है। तो आप लोगों को यह सवाल इस तरीके से पूछता है कि गंगा की उस सहायक नदी का नाम बताइए जिसका उद्गम स्थल धरातल है। तो धरातल से निकलने वाली कौन सी नदी होगी, तो आप आंसर करेंगे बेटा धरातल से निकलने वाली होगी आपकी गोमती नदी। धरातल से निकलने वाली कौन सी नदी होगी, गोमती। ठीक है, गोमती नदी होगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम गंगा नदी को लेके जाएंगे कहाँ, बिहार में। ठीक है बेटा, बिहार में। तो सबसे पहले आप लोग इतनी चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के पश्चात हम थोड़ा सा बोर्ड आपके लिए खाली करते हैं और उसके पश्चात फिर क्या करते हैं, आगे बढ़ाना प्रारंभ करते हैं। तब तक आप लोग इन चीजों को नोट डाउन करिए। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग गंगा नदी के प्रवाह तंत्र को और आगे तक देखते हैं। तो गाजीपुर में फुलहर झील से निकलने वाली गोमती नदी मिलती है। ठीक है, जो कि गंगा की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है, इसका उद्गम स्थल धरातल से माना जाता है। इसके बाद बेटा अब यह प्रवेश कर जाएगी कहाँ, तो आप कहेंगे सर ये प्रवेश कर जाएगी बिहार, और बिहार की बात करें तो जनपद पड़ेगा छपरा। ठीक है, छपरा बिहार में जब यह प्रवेश करेगी, तो बिहार में प्रवेश करने से पहले आप सभी जानते हैं कि नेपाल बॉर्डर पे 2 ग्लेशियर पड़ते हैं। ठीक है, एक का नाम है मिलाम ग्लेशियर और दूसरे का नाम है वारचाचुंग ग्लेशियर। आप ध्यान रखेंगे, एक का नाम है मिलाम ग्लेशियर। ठीक है, एक नदी यहाँ से निकलती है इस तरीके से, और दूसरा है वारचाचुंग ग्लेशियर। ठीक है, मिलाम ग्लेशियर और वारचाचुंग ग्लेशियर। मिलाम ग्लेशियर और वारचाचुंग ग्लेशियर से 2 नदियां निकलती हैं इस तरीके से। ठीक है, 2 नदियां निकलती हैं इस तरीके से। एक को कहा जाता है बेटा शारदा, इसको क्या कहा जाएगा, शारदा नदी, और इसको कहा जाता है सरयू नदी। क्या बोला जाता है, सरयू। ठीक है, शारदा को ही बेटा कहा जाता है काली, और सरयू को ही कहा जाता है कर्णाली। ठीक है, काली और कर्णाली, या फिर आप कहेंगे शारदा और सरयू 2 नदियां निकलती हैं, और दोनों नदियां यह आकर इनकी धारा संयुक्त हो जाती है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में। यहाँ पर आकर ये आपस में मिल जाती हैं, और ये पड़ता है उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जनपद। ठीक है, कहाँ मिल जाते हैं बेटा, उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जनपद पड़ता है, और बाराबंकी जनपद में ये जब संयुक्त हो जाती हैं तो इसी संयुक्त धारा को कहा जाता है घाघरा नदी। कौन सी नदी कहा जाता है, इसी संयुक्त धारा को बेटा नाम दिया जाता है घाघरा नदी। क्या कहा जाता है, इसको ही कहा जाएगा घाघरा नदी। ठीक है, क्या कहा जाएगा, घाघरा नदी कहा जाता है। तो घाघरा नदी कहाँ मिलती है आपके, तो आप कहेंगे बिहार के छपरा में आकर मिल जाती है। ठीक है, तो यह चीज आप नोट डाउन कर लेंगे। क्या नोट करेंगे, देखिए बेटा क्या नोट करेंगे, नेपाल के बॉर्डर पर मिलाम ग्लेशियर से निकलती है शारदा नदी, जबकि वारचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है सरयू नदी। शारदा को ही कहा जाता है काली नदी, जबकि सरयू को कहा जाता है कर्णाली नदी, और ये दोनों धाराएं आपस में संयुक्त होती हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में। ठीक है, और जब बाराबंकी में दोनों धाराएं संयुक्त हो जाती हैं तो इस नदी का नाम परिवर्तित हो जाता है, और इसी नदी को कहा जाता है घाघरा नदी। और यह घाघरा नदी
बिहार के छपरा में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है बेटा, बिहार के छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है। आगे बात करें बेटा, अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। छपरा से गंगा पहुंच जाएगी आगे बेटा यहाँ, ये मान लो पटना, बिहार का पटना। ठीक है, बिहार की राजधानी क्या है? पटना। तो पटना में पहुंच जाती है। और आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ की सीमा पर पाई जाती है अमरकंटक की पहाड़ियां। अमरकंटक की पहाड़ियों से दो नदियां निकलती हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये क्या है बेटा, अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियां, अमरकंटक की पहाड़ियां। ठीक है, दो नदियां निकलती हैं। एक तो इस तरीके से बहती हुई उत्तर की ओर बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, और दूसरी नदी यहीं से निकलती है और दक्षिण की ओर बहना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी से दो नदियां निकलती हैं। ठीक है, एक उत्तर की ओर जाती है और दूसरी दक्षिण की ओर जाती है। ठीक है, जो उत्तर की ओर जाती है इस नदी को कहा जाता है बेटा सोन नदी। क्या कहा जाता है? सोन नदी। ठीक है, इसको कहा जाता है सोन नदी। जबकि जो दक्षिण की ओर बहती है इसी को कहा जाता है नर्मदा नदी। ठीक है, तो सोन क्या है? गंगा की सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है? यह निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से और निकलकर उत्तर की ओर बहना प्रारंभ कर देती है और बिहार के पटना में जाकर यह गंगा से मिल जाती है। तो गंगा की सहायक नदी हो गई। अब आपसे सवाल इस तरीके से पूछेगा, सवाल इस तरीके से पूछता है कि उन दो नदियों के नाम बताइए जिनका उद्गम स्थान एक ही है लेकिन एक दूसरे की विपरीत दिशा में बहती है। देखो, एक चली गई उत्तर की ओर और दूसरी चली आई दक्षिण की ओर। तो आंसर क्या होगा? सोन और नर्मदा नदी। अगर आप इस चीज को नोट डाउन कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, वे दो नदियां, भारत की वे दो नदियां जिनका उद्गम स्थल एक ही है किंतु एक दूसरे की विपरीत दिशा में बहती हैं, तो सोन और नर्मदा। सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है जबकि नर्मदा नदी दक्षिण की ओर बहती हुई जाती है। ठीक है, इस चीज को आप नोट करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम पहुंचते हैं बिहार के सोनपुर में। ठीक है, गंगा नदी आगे बहती हुई बढ़ती है और कहाँ पहुंच गई? बिहार के सोनपुर में। सोनपुर बिहार की अगर हम बात करें तो आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि सोनपुर बिहार में नेपाल की सीमा से एक नदी निकल कर यहाँ पर मिलती है इस तरीके से। ठीक है, और इस नदी का नाम है गंडक। ठीक है, नेपाल की सीमा से एक नदी प्रवाहित होते हुए कहाँ मिलती है? आके सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। इस नदी का नाम है बेटा गंडक नदी। तो गंडक किसकी सहायक नदी हो गई? तो आप आंसर करेंगे सर ये है सहायक नदी हो गई हमारी गंगा की। तो गंगा की सहायक नदी कौन सी हो गई? गंडक नदी। गंडक नदी कहाँ मिलती है? तो आप कहेंगे बिहार के सोनपुर में। कहाँ मिलती है बेटा? बिहार के सोनपुर में यह गंगा से आकर मिल जाती है। इसके बाद गंगा नदी आगे बहती हुई बिहार पहुंचती है कुरुक्षेला में। ठीक है, बिहार के ये कौन सा स्थान पड़ जाएगा? तो आप कहेंगे यह है बिहार का कुरुक्षेला। ध्यान रखेंगे, बिहार का कुरुक्षेला। अगर बिहार के कुरुक्षेला की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि नेपाल पर एक ग्लेशियर पड़ता है गोसाई धाम। ठीक है, नेपाल के बॉर्डर में एक ग्लेशियर पड़ता है। इस ग्लेशियर का नाम क्या है? आप कहेंगे गोसाई धाम। और गोसाई धाम से ही 7 धाराएं निकलती हैं जिन्हें सप्तकोशी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सप्तकोशी कहा जाता है। 4 धाराएं नेपाल में ही चली जाती हैं जबकि यहाँ से 3 धाराएं भारत की ओर प्रवेश करती हैं। ठीक है, कौन कौन सी 3 धाराएं हैं आप याद रखेंगे? एक है अरुण कोशी, दूसरी है सन कोशी और तीसरी है तैमूर कोशी। इन तीनों धाराओं को संयुक्त रूप से ही क्या कहा जाता है? कोशी नदी कहा जाता है। तो यहाँ से 3 धाराएं निकलती हैं। ठीक है, 3 धाराएं निकाल लो। ठीक है, 3 धाराएं निकलती हैं और इन तीनों धाराओं को संयुक्त रूप से ही क्या कहा जाता है? कोशी नदी क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कोशी नदी कहा जाता है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, जो आकर कहाँ मिल जाती है? बिहार के कुरुक्षेला में। इसको क्या कहा जाएगा? कोशी नदी। कोशी नदी ये कौन सी है? इसको कहेंगे अरुण कोशी, इसको कहेंगे अरुण कोशी। ये हो गई आपकी तैमूर कोशी और इसको कहेंगे सन कोशी। ठीक है, ये 3 धाराएं निकलती हैं और तीनों संयुक्त होकर कहाँ पर मिल जाती हैं? तो आप कहेंगे बिहार के
कुरुशेला में मिल जाती हैं, ठीक है। और इन्हीं की संयुक्त धारा को हमने नाम क्या दे दिया, कोशी नदी। और आप सभी जानते हैं कि कोशी नदी को ही क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। आप चाहे तो इस चीज को नोट करके लिख सकते हैं, कोशी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, शोक कहा जाता है, ठीक है। कोशी नदी को ही क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद गंगा नदी आगे बहती हुई पहुंचती है बेटा कहाँ, आगे बहती हुई पहुंचती है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में एक स्थान पड़ता है गोदावरी घाट, ठीक है। कौन सा स्थान पड़ता है, ये कहाँ था, ये बिहार था। बिहार के बाद ये कहाँ आ गई, गोदावरी घाट, गोदावरी घाट। और गोदावरी घाट कहाँ पड़ता है, तो आप लिखेंगे बेटा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहीं से पश्चिम बंगाल की ही दार्जिलिंग पहाड़ियों से, कहाँ से बेटा, दार्जिलिंग पहाड़ियों से, ठीक है, दार्जिलिंग पहाड़ियों से एक नदी निकलती है। और यह नदी निकल कर सीधा आकर गोदावरी घाट में गंगा से मिल जाती है। यहीं से नदी निकलती है, इस तरीके से बहती हुई कहाँ मिल जाती है, आके गंगा से, ठीक है। इस नदी का नाम है बेटा महानंदा नदी। इस नदी को क्या कहेंगे, महानंदा नदी, ठीक है। कहाँ से निकलती है, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती हुई पश्चिम बंगाल के ही गोदावरी घाट में जाकर यह गंगा से मिल जाती है। और यही गंगा की अंतिम सहायक नदी है। तो इस चीज को भी नोट डाउन करेंगे, गंगा की अंतिम सहायक नदी, गंगा की अंतिम सहायक नदी ही कौन सी होगी, तो आप आंसर करेंगे महानंदा नदी, महानंदा नदी, जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। और निकलने के पश्चात गोदावरी घाट पश्चिम बंगाल में आकर क्या कर जाती है बेटा, मिल जाती है। और आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, यहीं से यह दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक इस तरीके से घूम जाती है और इसी को जाना जाता है बेटा किसके नाम से, हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। जबकि दूसरी शाखा बेटा ये प्रवाहित होते हुए कहाँ पहुंच जाती है, तो आप आंसर करेंगे ये पहुंच जाती है सर जी बांग्लादेश में, ठीक है। कहाँ पहुंच जाती है, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, बांग्लादेश में इसी नदी का नाम बदल जाता है और इसको कहा जाता है पद्मा नदी। क्या कहा जाता है, पद्मा नदी, ठीक है बेटा। तो आप अच्छी तरीके से इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए, इसको देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, ठीक है। यह मैंने आपको पूरा गंगा नदी तंत्र पढ़ा दिया, ठीक है। तो भारत की नदियां हमने प्रारंभ की थी और भारत की नदियों में सबसे पहले हमने नदियों की प्रकार बताए, किस तरीके से दो भागों में बांटा था। उसके बाद हमने हिमालयी नदियां पढ़ाना प्रारंभ किया, जिसमें सबसे पहले हमने गंगा को लिया, ठीक है। तो गंगा नदी तंत्र पूरी तरीके से आपको पढ़ा दिया गया है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र, यह पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।